Hello friends, I am Aditi and welcome back to my channel Aditi GS Center, and let's begin with our lesson which name is Soils. This chapter is of 7th standard and its subject is the geography. Soils means mitti. This chapter consists of the two parts and now we will begin with our first one part. So the first one part consists of the 2 points, namely the first one point name is factors necessary for soil formation and the second one point name is geographical explanation. The parent rock, the climate of the region, the biotic material, the slope of the land and the time are the factors that influence the soil formation. तो जो पेरेंट रॉक यानी मूल पत्थर और जो किसी भी क्षेत्र का जलवायु और बायोटिक मटेरियल यानी जैविक सामग्री और ज़मीन की ढलान और वक्त जो होती है, ये सब जो घटक होते हैं ये मिट्टी निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं. Now we will begin with our first one point which name is factors necessary for soil formation, यानी घटक जो कि ज़रूरी होते हैं मिट्टी निर्माण प्रक्रिया में. So this point consists of the first one point topic which name is parent rock यानी मूल पत्थर. Now we will see about our first one point, that is the parent rock. The parent rock in the region is the important factor in the process of the soil formation. Depending on the hardness of the rock and the climate of the region, the rock gets weathered. The rock turns into the powdery materials which further turns into the earthy material. तो जो पेरेंट रॉक होता है, जो मूल पत्थर होता है किसी भी क्षेत्र में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मिट्टी निर्माण प्रक्रिया में. और किसी भी जो पत्थर है उसके कठोरता पर निर्भर होके और किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है उस पर निर्भर होके जो पत्थर होता है ये वेदर्ड हो जाता है यानी अपक्षीय हो जाता है. अब जो पत्थर होता है वो अपक्षयित हो जाता है और जो पत्थर होता है वो पाउडर जैसे सामग्री में बदल जाता है जो कि बाद मिट्टी जैसे सामग्री में बदल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द बसल्ट रॉक ऑफ द डिकन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र टर्न्स इनटू द ब्लैक सॉइल आफ्टर वेदरिंग. This soil is also referred to as the rigger soil, and the stones such as the rocks such as the granite or gneiss in the South India give rise to the red soil. तो जैसे कि उदाहरण के लिए जो मतलब बसल्ट रॉक है, बसल्ट पत्थर है जो कि हमको दक्कन पठार जो होती है महाराष्ट्र में उधर पाई जाती है. तो अगर ये जो मतलब बसल्ट पत्थर है इसका अगर हम अपक्षयित करें तो ये ब्लैक कलर के जो रंग होता है मिट्टी उसमें वो बदल जाती है और ये जो मिट्टी है उसे रिगर सॉइल, रिगर मिट्टी के नाम से भी संदर्भित किया गया है. और जो पत्थर होते हैं जैसे कि ग्रेनाइट और ग्नीसिस जो कि हमको दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, इससे लाल रंग की जो मिट्टी होती है उसका निर्माण होता है. सो आवर फर्स्ट पॉइंट पेरेंट रॉक इज गेट कंप्लीटेड. So now we will see about our second one point which name is regional climates यानी क्षेत्रीय जलवायु. This is also an important factor influencing the soil formation. The weathering of the rock is the first step in the process of the soil formation. The process of the weathering depends upon the climate of the region. तो जो क्षेत्रीय जलवायु जो होती है ये भी एक महत्वपूर्ण भाग होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण घटक होता है जो कि मिट्टी निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करता है. और किसी भी पत्थर का जो वेदरिंग होता है, जो अपक्षयित होता है, ये सबसे पहला स्तर होता है मिट्टी निर्माण प्रक्रिया में. और जो अपक्षयित की जो प्रतिक्रिया होती है ये क्लाइमेट पर डिपेंड होती है, किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु होता है उस पर वो निर्भर होता है. एंड द क्लाइमेट डिसाइड्स द इंटेंसिटी ऑफ द वेदरिंग. दैट इज वाई द वन एंड द सेम टाइप ऑफ रॉक्स गिव राइज टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉइल्स व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लाइमेट्स. तो जो क्लाइमेट होता है, जो क्लाइमेट यानी जो जलवायु होता है, ये जो वेदरिंग होती है, अपक्षयित होती है, उसकी प्रचंडता को निश्चित करता है, उसकी प्रचंडता को तय करता है. और इसीलिए एक ही प्रकार के जो पत्थर होते हैं ये अलग अलग प्रकार के मिट्टियों का निर्माण करते हैं. जब ये जो पत्थर होते हैं ये अलग अलग प्रकार के जो जलवायु होते हैं उनके संपर्क में आते हैं तभी. इन द ड्राई क्लाइमेट्स ऑफ द डिकन प्लेट्यू द वेदरिंग ऑफ द बसल्ट रॉक लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल, whereas in the humid climate of the western Sahyadris, the leaching of the same basalt rock leads to the formation of the lateritic soil. तो जो सूखा जो जलवायु होता है डिकन प्लेट्यू में, दक्कन पठार में, तो उधर जो वेदरिंग होती है, जो अपक्षयित होती है बसाल्ट पत्थर की, उससे क्या होता है कि जो काले रंग की मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल जो होता है, उसका निर्माण होता है. और वैसे ही जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जो आर्द्र जलवायु होता है वेस्टर्न सह्याद्रीज में, पश्चिमी सह्याद्रीज में, वही जो बसाल्ट रॉक इधर भी प्रेजेंट रहता है. तो वही बसाल्ट रॉक घुलकर बह जाता है जिससे कि लैटरिटिक मिट्टी जो होती है उसका
निर्माण होता है. So our second one point, regional climate is also get completed. So now we will see about our third one point, which name is biotic materials, यानी जैविक सामग्री. The weathering of the rock turns them into the powdery material, but that powdery material is not the soil. To turn such powdery material into the soil, it is necessary that the biotic materials get mixed into it. तो जो वेदरिंग होता है रॉक का, पत्थरों का जो अपक्षयित होता है, वो उसे पाउडर जैसे सामग्री में बदल देते हैं. लेकिन जो पाउडर जैसे सामग्री होती है वो एक्चुअली मिट्टी नहीं होती है. और अगर हमको ऐसे पाउडर जैसे सामग्री को मिट्टी में बदलना हो तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि उसमें जो बायोटिक मटेरियल्स होते हैं, जैविक सामग्री जो होती है वो उसमें मिक्स होनी चाहिए. एंड द बायोटिक मटेरियल्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दैट रीजन. The vegetal litters, the roots of the plants and the remains of the animals etc. get decomposed due to the microorganism. तो हमको जो बायोटिक मटेरियल्स होते हैं, जैविक सामग्री जो होती है, ये हमको उस क्षेत्र के पौधों और जानवरों के जो मतलब बचे कुचे जो अवशेष होते हैं, ये बचे कुचे जो विघटित अवशेष होते हैं, इससे हमको जैविक सामग्री पाई जाती है. और जो मतलब वेजिटल लिटर्स होते हैं, यानी जो वनस्पति कूड़ा होता है, पौधों के जो जड़ें होती है और जानवरों के जो अवशेष होते हैं, ये सब विघटित हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव की मदद से. वो विघटित हो जाते हैं पानी की वजह से. एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द सर्टन अदर ऑर्गेनिज्म हेल्प टू डिकम्पोज द डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड द बायोटिक मटेरियल्स thus produced and get mixed into the soil, which is called as the humus. And if the proportion of the humus is greater in the soil becomes fertile. तो सूक्ष्म जीव और दूसरे प्रकार के जो जीव होते हैं, ये जो मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं, यानी जैविक सामग्री जो होती है, उसके जो अवशेष होते हैं, इसको वो विघटित कर लेते हैं. और जो जैविक सामग्री होती है उसका ऐसे तरह से निर्माण होता है, और जब भी वो मिट्टी में मिक्स हो जाती है, घुल जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? ह्यूमस कहा जाता है, यानी खाद कहा जाता है. और अगर जो खाद होती है, ह्यूमस की जो मात्रा होती है मिट्टी में, ये अगर ज़्यादा होती है तो इससे जो मिट्टी की जो उपजाऊता होती है, उर्वरता होती है, उपजाऊ होती है, मतलब मिट्टी और भी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है. The process of decomposition by the living organism takes place continuously, and nowadays the production of the vermicompost has undertaken on the large scale. तो जो प्रतिक्रिया होती है विघटन की हर जीवित जीवों द्वारा, ये हमेशा बरकरार रहती है. और अभी के दिनों में जो मतलब प्रोडक्शन होते हैं, जो उत्पादन होते हैं वर्मी कंपोस्ट यानी खाद, तो अभी के दिनों में जो मतलब खाद का जो उत्पादन होता है, इसे बहुत ही ज़्यादा प्रमाण पर किया जाता है. And the production of the compost needs the sufficient supply of the time of the period of the time and the elements like the organic waste, heat, water etc. और कंपोस्ट भी खाद ही होता है. तो अगर हमको खाद का निर्माण करना होता है तो उसके लिए मतलब हमको पर्याप्त वक्त चाहिए, अवधि चाहिए. और घटक जैसे कि हमको ऑर्गेनिक वेस्ट यानी जैविक कूड़ा, पानी, गर्मी, हीट, ये सब चाहिए. So our third one point, that is the biotic materials, is also get completed. So now we will see about our fourth one point, that is the time, यानी वक्त. Soil formation is the natural and the slow process. It takes very long period of time to form 2.5 centimeter thick layer of the top soil. It takes thousands of years. तो soil formation यानी मिट्टी के निर्माण करने की जो प्रतिक्रिया होती है, ये प्राकृतिक और धीमी प्रतिक्रिया होती है और इसे बहुत ही ज़्यादा समय लगता है. और अगर हमको 2.5 सेंटीमीटर की यानी ऊपर वाली जो मिट्टी होती है उसकी 2.5 सेंटीमीटर की अगर हमको घनी परत बनानी होती है तो इसे हज़ारों वर्ष लगते हैं. फ्रॉम दिस वी मे अंडरस्टैंड दैट द सॉइल इज़ इनवैल्यूएबल. तो इससे हमको पता चलता है कि जो मिट्टी है ये अमूल्य होती है. In the regions of the high rainfall and the high temperature, the process of soil formation is faster. Comparatively, in the regions of the low temperature and the low rainfall, the process of soil formation takes more time. तो इससे मतलब ऐसे क्षेत्र जिधर जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे क्षेत्र में जो मिट्टी निर्माण करने की प्रतिक्रिया होती है ये बहुत ही जल्दी से हो जाती है. और तुलनात्मक रूप से जो ऐसे क्षेत्र जिधर जो रेनफॉल होती है, जो बारिश होती है, ये कम होती है और तापमान भी बहुत कम होता है, तो इधर जो मिट्टी निर्माण करने की प्रतिक्रिया होती है इसे बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है.
Humans use the soil gifted by nature as the resource and it is mainly used for the agricultural purpose. तो इंसान जो मनुष्य जो होते हैं वो मिट्टी का इस्तेमाल एक संसाधन के तौर पर करते हैं जो कि हमारे प्रकृति ने दिया है, मतलब हमारे प्रकृति ने एक गिफ्ट दिया हुआ है, तो उसे इंसान जो होते हैं वो एक संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसे हम मुख्य रूप से खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं. For getting the higher production, the different types of the chemical fertilizers, insecticides are used profusely. However, this leads to the degradation of the soil. तो ज़्यादा उत्पादन करने के लिए कई अलग अलग प्रकार के जो केमिकल उर्वरक होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं और इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, यानी इंसेक्टिसाइड्स यानी कीटनाशक जो होते हैं उसे बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और इससे क्या होता है कि मिट्टी जो होती है उसकी दुर्दशा होती है. So our the fourth one point, time is also get completed. So this is our first one point, that is the factors necessary for soil formation. It is fully get completed. So now we will see about this one topic which name is earth doesn't mean soil, यानी पृथ्वी को मिट्टी नहीं कहा जाता है. Soil contains the powdered form of the weathered rock, partially or completely decomposed organic material and innumerable microorganisms. The interactions between the biotic and abiotic components in the soil goes on continuously. तो मिट्टी जो होती है उसमें कई सारे अलग अलग मतलब पाउडर्ड रूप जो होते हैं, पाउडर के रूप जो होते हैं वेदर्ड पत्थर के यानी अपक्षयित पत्थरों के, ये शामिल होते हैं और आंशिक रूप से और पूर्णपने से जो विघटित जैविक सामग्री होती है और अलग अलग प्रकार के जो सूक्ष्मजीव होते हैं ये भी शामिल होते हैं. और मिट्टी में जो जैविक और अजैविक जो मतलब अजैविक और अजैविक जो घटक होते हैं उनमें पारस्परिक प्रभाव ये हमेशा चलते रहता है, बरकरार रहता है. एंड द प्लांट्स गेट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ फ्रॉम द सॉइल एंड द सॉइल इज द कंप्लीट इकोसिस्टम. अर्थ इज आल्सो द सब्सटेंस. The potter uses it as the raw material. A farmer uses it as an ecosystem. तो जो पौधे होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स यानी अपने जो पोषक तत्व होते हैं उनके विकास के लिए ये उनको मिट्टी से पाए जाते हैं. और मिट्टी जो होती है ये पूर्णपने से एक संपूर्ण पारितंत्र होती है और पृथ्वी भी एक पदार्थ होती है. और जो पॉटर होता है, जो कुम्हार होता है, ये इसे मतलब कच्चे जो सामग्री होती है उसके तौर के रूप में वो इनको इस्तेमाल करते हैं मिट्टी को. और जो फार्मर होते हैं वो मिट्टी को एक पारितंत्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं. सो आवर टॉपिक दैट इज अर्थ डजंट मीन सॉइल इज गेट कंप्लीटेड. So now we will see about our second one point, that is the geographical explanation यानी भौगोलिक व्याख्या. An important component of the living world on the earth is the plant. For the growth and the production of the plant, the soil is indispensable and they support to the plants and they provide the support to the plants. तो एक महत्वपूर्ण घटक जो होता है पृथ्वी पर जीवित दुनिया का वो पौधा होता है और पौधे के उत्पादन और उनके विकास के लिए जो मिट्टी होती है ये बहुत ही ज़रूरी होती है यानी इंडिस्पेंसिबल होती है और वो पौधों को सहारा भी देती है. And the vegetation is abundant in the regions where that have the fertile soils, for example the equatorial regions. However, in the areas the fertile soils is not available, the vegetation is scanty, for example the deserts. And where there is the shortage of the soil, the vegetation is not available, for example the polar region. तो vegetation जो होती है, जो वनस्पति होते हैं, ये हमको बहुत ही ज़्यादा प्रमाण पर पाई जाती है जिधर मिट्टी जो होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है. जैसे कि उदाहरण के लिए इक्वेटोरियल रीजन यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र. और ऐसे क्षेत्र जिधर मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है तो उधर हमको जो वनस्पति होते हैं ये ज़्यादा हमको पाए नहीं जाते, वो कम ही पाए जाते हैं. जैसे कि उदाहरण के लिए रेगिस्तान यानी डेजर्ट में हम देखते हैं कि बहुत ही सारे कम पौधे होते हैं, वनस्पति हम देखते हैं. और ऐसे क्षेत्र जिधर मिट्टी उपलब्ध नहीं होते हैं तो इधर हमको वनस्पति पाए ही नहीं जाते. जैसे कि उदाहरण के लिए पोलर रीजन्स यानी ध्रुवीय क्षेत्र. When men realized that sowing of seeds leads to the formation of the soil, they had started the growth of the plants. When men realized that the sowing of seeds leads to the production of the plants and the yield crops, he started using soil as the resources.
Gradually, the man also realized that the fertile soil along with the river beds give the higher yields. तो इंसानों को क्या एहसास हुआ कि जब भी हम मिट्टी में बीज बोते हैं तो उससे क्या होता है कि जो मतलब पौधे होते हैं और दूसरे जो फसल होती है इसका उत्पादन होता है, तो वो मिट्टी को संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और धीरे धीरे उनको ये भी एहसास हुआ कि हमको नदी के किनारे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, तो इधर हमको फसल भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। Hence, he settled in the valleys and started living in the groups. And this led to the rise of the ancient river valley civilization, for example the Indus civilization. और इसीलिए वो मतलब घाट में बस जाते थे और समूह में रहने लगते थे। और इससे क्या हुआ कि जो मतलब इससे क्या हुआ कि प्राचीन नदी घाटी सभ्यता जो है इसका निर्माण हुआ, ये उभर गए थे। जैसे कि उदाहरण के लिए इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता। For the growing population, man started producing the greater amount of the food crops, and he realized that the crop production and the prosperity in agriculture mainly depends on the fertility of the soil and the optimum availability of the water. तो मतलब बढ़ती आबादी के कारण जो इंसान होते थे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रमाण पर जो फसल होती है, क्रॉप्स होती है, उसका निर्माण करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और उनको ये एहसास हुआ था कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है यानी जो फसल का उत्पादन है और जो कृषि में समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी है एग्रीकल्चर में, ये किस पर मेनली डिपेंड होती है, किस पर मुख्य रूप से निर्भर होती है? मिट्टी के उर्वरता पर और ज़्यादा से ज़्यादा पानी की उपलब्धि पर वो निर्भर होती है। And hence there emerged the competition among the people to discover the fertile lands and to settle there. And later, for getting the richer harvest, he made the efforts to increase the fertility of the soil. तो इसीलिए लोगों के बीच में क्या होने लगी? स्पर्धा होने लगी। किसकी स्पर्धा? मतलब वो अलग अलग प्रकार के जो उपजाऊ मतलब जो मिट्टी होती थी, ज़मीन होती थी, उनका वो शोध लगाते थे, उनको वो प्राप्त करते थे और उधर ही वो बस जाते थे। और धीरे धीरे बाद में जो फसल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रयास करते थे कि मिट्टी को और उपजाऊ बनाने का। Food crops, the flowers, fruits, etc. are produced according to the type of the soils. And the food crops like the jowar and bajra are produced in the rigor soils of the Maharashtra plateau, while the soils in the Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Konkan, they produces the rice. तो फूड क्रॉप्स जो होते हैं यानी जो खाद्य फसल होती है, फ्रूट्स होते हैं और जो फ्लावर्स होते हैं, फल फूल जो होते हैं, ये सब कैसे निर्माण होते हैं? मिट्टी के प्रकार से, मिट्टी के अनुसार से वो निर्माण होते हैं। और खाद्य फसल जैसे कि ज्वार और बाजरा ये महाराष्ट्र प्लेट्यू यानी महाराष्ट्र पठार के जो रिगर मिट्टी होती है उधर इनका निर्माण होता है। और जो मिट्टी जैसे कि मिट्टी जो कि ऐसे क्षेत्रों में स्थित होती है जैसे कि कोकण, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इधर ये जो मिट्टी होती है ये राइस यानी जो चावल होते हैं उसका वो उत्पादन करती है। And in the Madhya Pradesh, the potato is cultivated where the soils are the well drained, and the local agricultural produces that determines the staple food diet of the people. In the Madhya Pradesh, potato is cultivated in the regions where the soils are well drained, and the local agricultural produces determines the staple diet of the people. तो मध्य प्रदेश में आलू की खेती की जाती है जब भी मिट्टी जो होती है वो अच्छी तरह से निकासी वाली होती है तभी, और स्थानीय कृषि लोगों के मुख्य आहार का निर्धारण भी करता है। And the regions where the soils are arable need to fulfill their food requirements through the import. For example, the countries like the Saudi Arabia, Qatar, Oman, etc. fulfill their food requirements by importing the food from the China, India and USA. तो ऐसे क्षेत्र जिधर जो मिट्टी होती है वो मतलब कृषि योग्य नहीं होती है तो वो अपने खाने पीने की ज़रूरतें कैसे पूरी करती है? आयात के द्वारा, इंपोर्टिंग के द्वारा वो पूरी करती है। और जैसे कि उदाहरण के लिए जो सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान जैसे जो देश होते हैं इनके पास मतलब जो मिट्टी होती है वो मतलब कृषि योग्य नहीं होती है, तो इसीलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने की सामग्री नहीं पाई जाती है उधर। तो इसीलिए वो चाइना, इंडिया और यूएसए यानी यूनाइटेड
यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, इनके द्वारा वो मतलब ये जो होते हैं, ये फूड जो होते हैं, जो फसल होती है, मतलब जो फूड होते हैं, इसे वो आयात करते हैं और तभी इन जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान जैसे देश को पाए जाते हैं। तो ये सब प्रोसेस होता है। The regions where the soils are fertile can be self-reliant as far as the food production is concerned. Hence, human settlements get concentrated in such areas. तो ऐसे क्षेत्र जिधर जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो उधर मतलब वो आत्मनिर्भर होते हैं। जितनी फार एज फार जो फूड प्रोडक्शन होता है, जो मतलब खाने पीने का जो निर्माण होता है, ये संबंधित होता है। और इसीलिए इंसानों की बस्तियाँ ऐसे क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा केंद्रित हो जाती है। एंड द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज फ्लरिश इन दिस एरियाज लेटर आफ्टर द डेथ। For example, the sugar factories develop in the sugar cane producing areas, the fruit processing industries develop in the fruit processing areas, food production areas, etc. And the regions later show the signs of the development. तो एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती है, यानी कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं, वो ऐसे क्षेत्रों में फ्लरिश करते हैं बाद के डेट में, ऐसे क्षेत्रों में वो फलते फूलते हैं बाद के डेट में। जैसे कि उदाहरण के लिए जो शुगर यानी जो मतलब गन्ने का जो मतलब उद्योग होता है, ये ऐसे क्षेत्रों में फलता है जिधर गन्ने निर्माण करने के क्षेत्र होते हैं उधर। और जो मतलब फल होते हैं वो ऐसे क्षेत्रों में, उनका जो उद्योग होता है वो ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जिधर हम ज़्यादा फ्रूट निर्माण करते हैं उधर। और ये सब जो क्षेत्र होते हैं ये बाद में विकास के लक्षण दिखाते हैं। So our second one point, that is the geographical explanation, is also get completed. So our first part of the chapter, soil, is get completed. In this first part we have learned about the 2 points. In the first point we have seen in the first point, that is the factors necessary for the soil formation. In this we have seen that the parent rock, the climate of the region, the times and the slope of the land and the time are the important factors influencing the soil formation. In this first one point we have seen about the first one topic, that is the parent rock. In this we have seen that the parent rock in the region is the important factor influencing the soil formation. Depending on the hardness of the rock and the climate of the region, the rock gets weathered and the rock turns into the powdery material, which further turns into the earthy material. Then the second one topic we have seen, that is the regional climate. In this we have seen that this is also an important factor influencing the soil formation. And the weathering of the rock depends upon the weathering of the rock is the first step in the process of the soil formation. And the process of the weathering depends upon the climate of the region, and also the climate decides the intensity of the weathering. Then the third one topic we have seen, that is the biotic materials. In this we have seen that the weathering of the rock turns them into the powdery material, but that actually the powdery material is not the soil. To turn such powdery material into soil, the biotic materials get mixed into it, and we have seen that how does the biotic material are obtained. And when the biotic material mixed into the soil, the biotic material obtained and the biotic material mixed into the soil is called as the humus. And if the proportion of the humus is greater in the soil becomes fertile. Then the fourth one topic we have seen, that is the time. The soil, in this we have seen that the soil formation is the natural and the slow process. To form 2.5 centimeter thick layer of the topsoil, it takes thousands of years, and in the regions of the high rainfall and the higher temperature, the process of soil formation is faster. Comparatively, in the regions of the low rainfall and the low temperature, the process of soil formation takes more time. And the humans uses the soil gifted by nature as the resource. Then so our first one point was get completed. After that we have seen that the earth doesn't mean the soil. In it we have seen that what was there. Soil contains the powdered forms of the weathered rock, partially or completely decomposed organic materials and innumerable microorganisms, and the farmer uses the soil as the ecosystem. Then second one point that we have now seen, that is the geographical explanation. In it we have seen that an important component of the living world on the earth is the plant, and the vegetation is abundant in the areas which has the fertile soils, for example the equatorial regions. And the man had realized that the sowing of seeds into the soil leads to the formation of the plant and the yield crops, and he started using the soil as the
resource, and gradually he also realized that the fertile soils along with the river beds produces the higher proportion of the yields. And for the growing population, man started producing greater amount of the food crops, and he realized that the crop production and the prosperity in the agriculture mainly depends on the fertility of the soil and the optimum availability of the water. And the next one, we have seen that the food crops like the jowar and bajra are produced in the rigor soils of the Maharashtra plateau, while the soils in the Konkan, Kerala, Tamil Nadu and etc. produces the rice. And that in the Madhya Pradesh, the potato is too cultivated, where the soils are well drained. Then we have seen that the regions where the soils are not arable need to fulfill their food requirements through the import. For example, the countries like the Saudi Arabia, Qatar, Oman, etc. fulfill their food requirements by importing the food from the China, India, USA. So this was our first part of the chapter soils, and we shall learn about our second one part also. Jai Hind.